एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। सो हम लोग एनएलएम पढ़ रहे थे। आज हम उसी का एक और स्टेप आगे चलेंगे। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सीख रहे थे, अलग अलग सिचुएशन लेके। आज भी उसी तरह का एक सिचुएशन लिया हुआ है जिसका हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और बाय द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग उसका इक्वेशन बनाने सीखेंगे। आज का हमारा जो सिचुएशन है वो क्या है? मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स ओवर अ पुली। वेरियस ब्लॉक्स होंगे, वो एक पुल्ली के मदद से कनेक्टेड होंगे, सॉरी एक स्ट्रिंग के मदद से कनेक्टेड होंगे और लटका हुआ रहेगा पुली के हेल्प से। किस तरह का सिचुएशन? तो देखिए, हम यहां एक सिचुएशन आपके सामने रख रहे हैं। लेट्स सपोज कि ये एक सीलिंग है और इस सीलिंग से स्ट्रिंग के मदद से एक पुल्ली लटका हुआ है। दिस इज पुल्ली, फाइन। अरे पुल्ली समझते हो कि नहीं समझते हो? जो बच्चा नहीं समझता है क्लास से उठिए और निकलिए, ठीक है? पुल्ली समझता है कि नहीं समझता, आप बताओ। पुल्ली है। अब यहीं पे खत्म नहीं हुआ कहानी। अब मान लेते एक और सिचुएशन लेते हैं कि यहां पर एक और स्ट्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों तरफ मास लगा हुआ है। इधर भी एक मास लगा हुआ है, दैट इज m1, और इधर भी एक मास लगा हुआ, दैट इज m2। और हम आपको इस सिचुएशन में ये बता देते हैं कि मास 2 इज मोर देन मास 1। ये गिवन है, मान लेते दिस मास इज मोर देन दिस मास। क्लियर है? और क्या बात है? ये जो पुल्ली आपको दिख रहा है ये मासलेस है। पुल्ली पुल्ली के मास को कंसीडर मत कीजिए। पुल्ली इज मासलेस। ऐसा कभी पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। आपको यहां कंसीडर करने बोला गया है। पहला बात, इसका मास ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का मास या ब्लॉक का मास कम है। अच्छा, यहां दो स्ट्रिंग आपको दिख रहा होगा, आई होप। एक स्ट्रिंग की मदद से ये दो मास जो है कनेक्टेड है, और एक स्ट्रिंग यहां दिख रहा होगा जिस स्ट्रिंग से ये पुल्ली कनेक्टेड है। तो यहां दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, तो दो टाइप के टेंशन होंगे। एक टेंशन इस रस्सी में होगा, दिस इज मान लेते हैं T1। तो अगर यहाँ पे T1 है बच्चा, तो इस रस्सी में भी क्या होगा? T1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिस इज डिफरेंट स्ट्रिंग और डिफरेंट रस्सी, ड्यू टू दैट यहाँ पर अलग टेंशन होगा। लेट्स सपोज दिस इज T2। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अब हमें क्या करना है? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, दिस इज द सिस्टम यू आर वाचिंग। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम करना है। एक एक बॉडी को इंडिविजुअली आइसोलेट करके हमको उसके फोर्सेस को दिखाना होता है। तो चलिए उस काम को करते हैं। पहले हम इस मास के बारे में बात करेंगे। लेट्स सपोज FBD हम बनाने जा रहे हैं मास 1 के लिए। तो बताइएगा जरा, इस मास का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, दैट इज m1g, कोई दिक्कत नहीं है। और एक टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ काम कर रहा है, हमें दिख रहा है, दिस इज T1। क्लियर है? अब आपको ये बात पता है कि अगर ये मास ज्यादा है, अगर ये मास कम है, तो पक्का ये सिचुएशन किस प्रकार, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा, इसका वही एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड। एक ही स्ट्रिंग है बच्चा, दूसरा स्ट्रिंग नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये जितना नीचे आएगा ये उतना ही ऊपर भी जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी वही होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो इसका एक्सेलरेशन किधर है? यहां पर आप शो कर सकते हैं, एक्सेलरेशन इज अपवर्ड। एनीथिंग मोर? और कुछ नहीं उसका दिखा सकते हैं? तो इसका इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन लिखते हैं, चलिए। सर, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू ma, ये हमें पता है। तो सपोर्टिंग फोर्स, एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स क्या है? यहाँ पर T1 है, माइनस अपोज करने वाला फोर्स m1g है, इक्वल टू मास इज m1 इंटू a। दिस इज द इक्वेशन, ये आप लिख सकते हैं। चलिए सेकंड बॉडी का बनाते हैं, मास 2 का बनाते हैं हम लोग। मास 2 के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम। सर, इसका भी वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, दैट इज m2g, और एक टेंशन अपवर्ड काम कर रहा है T1। सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन।
एक्सेलरेशन किधर है? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। क्लियर है कि नहीं? अब इसका इक्वेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स क्या है? यहाँ पर m2g है, माइनस अपोज करने वाला फोर्स T1 है, दैट इज विल बी इक्वल टू m2a। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है। अब किसका बचा? सर पुल्ली का बनाइए। ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को ये स्ट्रिंग कनेक्ट करके रखा, तो यहां पर भी एक फोर्स है। इसका अलग से हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं पुल्ली का। ये जो पुल्ली है इसको हमने ऐसे बनाया। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स दिख रहा है हमें, दैट इज T2, इस स्ट्रिंग की वजह से है, और नीचे की तरफ भी फोर्स हमें दिख रहा है, लेकिन इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से। इधर क्या हो जाएगा? T1 और इधर भी T1। बोलिए बच्चा, कोई दिमाग में ये आएगा कि सर आपने यहाँ पे T1 इस डायरेक्शन में लिखा और वहां ऐसे लिख रहा है? मारे कंचपड़ी हिला देंगे। अब नहीं ना पूछ रहा कोई। स्ट्रिंग विल ऑलवेज ट्राई टू लूज इटसेल्फ, इस डायरेक्शन में होता है। तो लूज इटसेल्फ का मतलब इसके वजह से ऊपर की तरफ और इसके वजह से डाउनवर्ड। समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये रहा बात। यहां पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ऊपर की तरफ एक फोर्स है और नीचे की तरफ क्या पुल्ली एक्सेलरेट करेगा? पुल्ली डांस करेगा क्या? अरे भाई ये सब ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो जहां का वही है, ये बस रोटेट करेगा, हाँ ना? इट विल रोटेट। रोटेशन के लिए भी बात कर लेंगे हम, बट रोटेशन अभी पढ़े नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे। इस क्लास में भी डिस्कस करने का कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। रोटेशन में तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पढ़ना होगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं? बट यहां पर आप ये बात तो कह सकते हैं, देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो यू कैन से अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो T2 है, और नीचे की तरफ जो फोर्स है T1 है, और T1 है, दैट इज 2T1 है। So these three equations can be written by the help of FBD of three different objects. क्लियर है? अब आपसे यह पूछा जा सकता है इस तरह का सवाल में कि ये जो ऑब्जेक्ट है किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, या ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था, तो जरा बताइए। तो बस इस इक्वेशन की मदद से आपको मतलब सॉल्व करना है। सिचुएशन आपको पता चल गया, आप इसको इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करके आंसर लाना। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये अगर इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन 2 है, और ये अगर इक्वेशन 3 है, तो आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान दीजिएगा, T1 माइनस mg, T1 माइनस m1g, और यहां पर है प्लस m2g माइनस T1 इक्वल टू, यहां पर है m1a प्लस यहां पर है m2a। इससे क्या हो जाएगा? ये जो T1 है, T1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, और क्या है? इन दोनों में ध्यान दीजिएगा, G कॉमन आ जाएगा, और m2 यहां पर लिख दिए, यहां पर माइनस m1 लिख दिए, इज इक्वल टू, यहां पे a कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। और आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन आप यहां से निकाल लीजिए। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? ध्यान दीजिएगा, m2 माइनस m1, क्या दिख रहा है? ये m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइड बाय टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं? m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। सर m2 माइनस m1 कैसे आ गया? m1 माइनस m2 आना चाहिए, तो पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, m2 इज मोर देन m1, तब आया है वो चीज। तब तो आप एक्सेलरेशन इसका इधर लिए हो। अगर m1 ज्यादा होता तो एक्सेलरेशन इसका इधर होता और इसका अपवर्ड होता, इसलिए सोच समझ के लिया गया है। तो m2 माइनस m1 कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? मासेस का डिफरेंस न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मासेस का डिफरेंस इनटू g डिवाइड बाय टोटल मास। क्या एक्सेलरेशन निकाल पाओगे इस तरह से? हाँ सर, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं तो ये दोनों टेंशन आप निकाल सकते हैं, ये टेंशन भी, वो टेंशन। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपको क्या निकालना है? T1, ये वाला जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहां से इस इक्वेशन से ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। 1 से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर चलो 1 से ही ले लेते हैं, अगर आसान लग रहा है। रट्टा नहीं मारना, कहीं से भी ला सकते हो, आंसर सेम आएगा। T1 माइनस
m1g इज इक्वल टू क्या है, m1 इंटू a इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दैट इज m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो ये उधर लेके जाओ, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर m1 m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, ये पहले से है, इसको लिख दिया हमने, इसको उधर ले जाइए प्लस m1g। अब जो है इसके आगे हमको क्या करना है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या बात कर रहा है, गजब आ रहा है। T1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यहां ये जाकर के मल्टीप्लाई होगा इसके, और मतलब एलसीएम लेना है बोलने का मतलब है, दैट इज m1 m2 माइनस m1g प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज m1 प्लस m2g, यहाँ पर m1g पहले से था और ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड कर रहे हैं किससे, m1 प्लस m2 से। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर m1g है सर, यहाँ पर भी m1g है, तो ये कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 और m1 प्लस m2, ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम साइड में चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, ध्यान दीजिएगा, हम वहां से कॉमन क्या लिख रहे हैं, m1g कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा m2 माइनस m1 है, ध्यान दीजिएगा m1g और m1g कॉमन आ गया, यहाँ से m2 माइनस m1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। क्लियर है कि नहीं? अब सॉल्व करके देख लीजिए पहले कि क्या आने वाला है। यहाँ देखिए m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा और m2 और m2 ऐड हो जाएगा, दैट इज 2m2 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आने वाला है इसका, रिजल्ट इसका आ जाएगा 2m1 m2g, यही आने वाला है। हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ऊपर में, तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा T1। क्लियर है कि नहीं है? ये सॉल्व कैसे किया समझ में आ गया, यहाँ हमने हिंट कर दिया है आपको, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है, एकदम सिंपल चीज। सर ये टेंशन अगर निकल गया तो आसानी से ये टेंशन निकल सकता है, क्लियरली लिखा हुआ T2 इक्वल टू 2T1, जो भी आया है T1 इसका डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा मतलब अगर 2m1 m2 g बाई m1 प्लस m2 है तो वो क्या हो जाएगा 4m1 m2 g बाई m1 प्लस m2। सिंपल, टेंशन कैसे निकालना है ये वाला याद रहेगा, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास। अगर ये 2m1 m2 g बाई m1 प्लस m2 है तो ये क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, सिंपल याद रखना है। तो हम लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T1 है बच्चा, तो T2 इक्वल टू डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है, और ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं, T2 इज इक्वल टू 2T1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 4 हो जाएगा 2 इंटू 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तीन फॉर्मूला हो गया आपका लर्निंग करने के लिए, 1, ये एक 2 और ये एक 3। क्लियर है सिचुएशन, क्लियर है तीनों सिचुएशन? अगर क्लियर है तो इसी टाइप का हम एक और सिचुएशन लेंगे, एकदम इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके देखेंगे, और उस थोड़ा बहुत चेंज की वजह से कहाँ क्या क्या चेंजेस होंगे उसको ऑब्जर्व करने सीखे, क्योंकि यहाँ पर ये हमने बोला कि लर्न करने का चीज है, नहीं ये लॉजिक का चीज है, लॉजिक लगा के याद रहेगा। आप सोचेंगे नहीं फॉर्मूला रट्टा मार लेंगे हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर देगा पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, मतलब ये रटने वाली चीज नहीं है, सीखने वाली चीज। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं किस तरह का, ध्यान दीजिए, सीलिंग है, इससे एक स्ट्रिंग की मदद से एक पुल्ली कनेक्टेड है, ठीक है, ध्यान दीजिए, डिस्टरबेंस मत कीजिए, क्लास में बैठ कर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग और कनेक्टेड है, जैसा था अभी लास्ट जो सिचुएशन आपने देखा था उसमें उसके जैसा, यहाँ पर एक मास लगा हुआ है m1 और यहाँ पर एक मास है m2, एक और मास इसके लगा हुआ है m3, जो कि इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बस बाकी तो सब कुछ सेम है। ये है सिचुएशन।
और अब भी ये बात है कि ये दोनों मिलाकर के जो मास होगा इस अकेला मास से ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो आपको पता है एक्सेलरेशन किधर होगा, एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों का एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर होगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे कितने टाइप के स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहे होंगे 3 टाइप के स्ट्रिंग हमें दिख रहा है। ये एक स्ट्रिंग दिख रहा है, तो हम मान लेते हैं इसका टेंशन T1 है। यहाँ पर एक डिफरेंट स्ट्रिंग दिख रहा है, इसका मान लेते हैं T2 है। और यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग दिख रहा है जिससे पुली कनेक्टेड है, दिस इज T3। तो 3 डिफरेंट टेंशन यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अभी हमने सीखा जो उस चीज के हेल्प से चीजों को हम निकालने का प्रयास करेंगे। पूरा एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहो तो आप बना सकते हो, उसमें क्या है। इस तरह से जितना भी बनाया सब कुछ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं? इससे पहले कितने इक्वेशन आए थे? 3 इक्वेशन आए, तब 4 इक्वेशन आएगा, इसके लिए आएगा अलग से। एक ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, पुली के लिए एक, और इसके लिए 4 इक्वेशन आएगा, फिर सॉल्व करते रहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा रेफरेंस ले ले अभी लास्ट जो कंडीशन है उसका, तो हमने ये पाया था कि यहां अगर ये नहीं था उस समय के लिए, अगर एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ए से ये नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर ये नहीं था तो दैट इज m2 माइनस m1 g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। जब ये नहीं था तो, हाँ ना, यही तो था। अब बस क्या आ गया है, m2 के साथ एक और मास आ गया है, यही ना बोलोगे? हाँ ना, बोलो जरा, यही तो सिचुएशन है ना। हाँ, m2 के साथ m2 जिधर है उस तरफ एक और मास ऐड हो गया, आ गया है। तो कुछ नहीं करना इस फॉर्मूला में बच्चा, इस m2 के साथ m3 को ऐड करो, बात खत्म। यहां पर जो इस फॉर्मूला को लिख रहे हैं, इस फॉर्मूला में जो चेंज होगा वो चेंज क्या होगा, इस m2 की जगह क्या लिखना चाहिए आपको, m2 प्लस m3। बाकी सब कहानी बराबर है। a इक्वल टू एक्चुअली में क्या हो जाना चाहिए, m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास अब क्या होगा भाई, m1 प्लस m2 था, अब क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस। बोलिए समझ में आया? अरे समझ में आया कैसे चेंज किए हम? एक को याद रखो, उसके मदद से बाकी सब लॉजिक से याद रखना होता है। इसके हेल्प से वो बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया। आगे बढ़े क्या? देखिए ध्यान से, ये जब नहीं था तो ये जो टेंशन था वो क्या था, हमने अभी कैलकुलेट किया था। वो टेंशन था T1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे T1 ही लिखा है, इसलिए T1 जो था वो क्या था सर, 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। कहां सर ये पड़ा, लेकिन अभी ये है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो टेंशन है इस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली सर पड़ेगा। अलग से भी एक टेंशन आएगा, वो अलग से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो टेंशन आपको दिख रहा है वो क्या होना चाहिए सर, m2 में m3 ऐड कर दीजिए बस, बाकी तो सब कुछ सही है सर। तो इसमें भी बिल्कुल वही होगा बच्चा, T1 इक्वल टू 2m1 का तो m1 लिख देना है आपको, इधर तो कुछ और नहीं है, बट m2 में m3 ऐड कर देना है। यहाँ m2 दिख रहा है, इसमें क्या करना है, m2 प्लस m3 करना है जी डिवाइड बाय टोटल मास होता है m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ ओनली m1 प्लस m2 होता था, अब तो टोटल मास होगा। बोलिए डिफरेंस दोनों में समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए चेंज कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? क्लियर है कि नहीं है? यस, इस तरह से करते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब हमारा टारगेट है ये T2 निकालना, ये T2 निकालना। इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे यार, देख ध्यान से, इसी फॉर्मूला से निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूला से। लेकिन ये T2 है, बस ये देखना है इसके नीचे कौन सा मास है। सर m3 है, कौन सा मास है, m3 है, ठीक है सर। और इधर कौन सा मास है ये देखना होता है। याद करो सिचुएशन कुछ इस प्रकार था। इधर क्या था बच्चा, लॉजिक सिखा रहे, लॉजिक कैलकुलेशन करोगे तो यही आएगा,
ये था, है ना। तो आपने क्या किया था, ये देखा था कि इसका टेंशन क्या है या इसका टेंशन क्या है, दोनों सर बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम स्ट्रिंग था। तो आपने ये कर लिया था कि T1 इक्वल टू जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था सर, डबल ऑफ M1 इंटू M2 जी डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2, यही किया था। अब हम कह रहे हैं ऐसे ही देखिए, मान के चलिए यहां पर एक लटका हुआ है पहले से मास जो कि M2 है, और अब इसको आपने क्या कर दिया है, M3 कर दिया, लेट्स सपोज। तब आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो टेंशन है वो किसके बराबर होगा, दिस इंटू दिस। अरे डबल ऑफ दिस इंटू दिस, बोलने का मतलब क्या है, T2 आपको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे डबल ऑफ M1 इंटू M3। इससे, इस मास से इस टेंशन को कोई मतलब नहीं है। इस सॉरी, ये जो स्ट्रिंग है इस पर जो भी टेंशन आ रहा है उसका वजह कौन है, इसका वजह ये है। और कौन वजह है, ये भी है। अगर ये नहीं रहता तो ये खिंचाव नहीं होता। सर ये नहीं है, अरे ये वजह है तब ये वजह है, अगर ये खींचता ही नहीं तो ये थोड़ी खिंचाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये वजह है असल में, और ये वजह है इसका टेंशन का। ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर, इसका इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा है उसका दो मास जो रीजन है वो ये है और ये है, और इस रस्सी में जो टेंशन था उसका वजह ये दोनों था। समझ में आ रहा? तो उस तरह से भी लॉजिक से आप याद रख सकते हो। बाकी सॉल्व कीजिए, आपका क्या बोलते हैं, आपका एफबीडी से तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, M1 इंटू M3। एक बार हमको भी चेक करना होगा, हम बस लॉजिक से बता। हाँ सर एकदम सही बात बोल रहे हैं, M1 इंटू M3, यहाँ पे डबल क्या हो जाएगा, M1 इंटू M3 जी डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास अभी भी टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 प्लस M3 कर देने से काम बन जाएगा, कभी नहीं, टोटल मास होगा, याद रखना है। डिवाइड में टोटल मास करें। अरे बच्चा समझ में आया? यहाँ क्या लिख रहे थे, M1 इंटू M2, जब ये नहीं था तब टेंशन उस तरह से निकालते थे, लेकिन ये टेंशन निकालना है तो ये मास और ये मास को देखना होगा, 2M1 M3। क्लियर है कि नहीं है? लॉजिक से बता रहे हैं आपको। बाकी सॉल्व कीजिएगा तो आपकी इच्छा है तो सॉल्व करने सिखा ही चुके हैं, ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, आप उसको सॉल्व कीजिए खुद से। सर लॉजिक से कैसे याद रखें, लो के सर ये बताइए, अब ये T3 क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। अब ये T3 कैसे निकाले? सर क्या होता था ना, जब ये जब नहीं होता था ना, ये जब नहीं होता था, याद करो, तो इसको T2 लिखते थे, और T2 बराबर क्या हो जाता था, इसका डबल हो जाता था। सर किसका डबल, नहीं इसका डबल हो जाता था, हाँ ना। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका डबल हो जाता। एक काम करो यार, अभी जो आया है उसका डबल कर दो। यहाँ पे T1 ये तो नहीं है, यहाँ पे T1 कौन आया है, ये आया है, इसका डबल कर दो। इस T1 का ये डबल कर देना है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? T3 क्या हो जाएगा, T1 का ये जो T3 है इसका डबल हो जाएगा ना, अभी तो पढ़ा तुम। समझ में आ रहा? बोले सर T2 बताए थे, अभी वहां T2 लिखे थे, यहाँ T3 लिखे हैं। यहाँ जो आएगा इस T का डबल होगा ना, ये पुल्ली है, इधर क्या है T1, इधर क्या है T1। अगर T1 T1 है तो ऊपर की तरफ क्या है T3 लिखा हुआ, तो T3 बराबर क्या होगा, 2T1 होगा कि नहीं होगा? तो डबल कर दो इसका, क्या हो जाएगा 4 इंटू M1 M2 प्लस M3 जी अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। बस बोलिए समझ में आया? सिचुएशन लेकर के आपको डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन में एफबीडी बना करके इस टाइप के क्वेश्चन में समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्लियर है कि नहीं? एक बार हम लोग सीख लिए, और देखिए ये याद आपको तब रहेगा जब आपका प्रैक्टिस रहेगा, सवालों के साथ आप हमेशा जुड़े रहेंगे। आप इसको छोड़ देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। तो सवाल लगाते रहिए, तब जाकर के ये प्रैक्टिस होता है। चलिए ठीक है, बोलिए क्लियर है? यहां पर क्लियर हो चुका है? एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं हम लोग, तीनों टेंशन निकाल चुके हैं हम लोग। इस तरह से आसानी से डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं एक सिचुएशन से अलग अलग। चलिए अब हम एक काम करते हैं, डिफरेंट थोड़ा सा सिचुएशन लेते हैं, और थोड़ा सा आपका मदद चाहिए। मदद ये चाहिए कि थोड़ा सा हम रोटेशन में इन करेंगे, आपको समझने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये मत सोचिएगा इसको पढ़ाना नहीं आ रहा है, ये सोचिएगा कि हमें ये पढ़ना आगे है रोटेशन चैप्टर में। क्योंकि कुछ चीजें अब हम यहाँ पे डिस्कस ऐसा चीज करने जा रहे हैं जो जो डायरेक्ट मोशन का नहीं है, आप कह सकते हैं एक और चीज है जिसे आप टॉर्क कहते हैं, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट जो हमने कंडीशन लिया, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अब थोड़ा बहुत रोटेशन का यहाँ डिस्कशन करना होगा, उसके पीछे कारण क्या है? When pulley have a finite mass m and radius r, then tension in the two segments of the string are different. What it says, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि सीलिंग से जो पुली कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, इसका मास हमने कंसीडर कर लिया है कैपिटल एम, ठीक है, इसका रेडियस हमने कंसीडर कर लिया है क्या है, आर। क्लियर है? अगर इसको आप मासलेस नहीं माने हो तो इसके हेल्प से जो स्ट्रिंग नीचे इसका कनेक्टेड है, इसके हेल्प से जो स्ट्रिंग्स मूव कर रहे हैं और स्ट्रिंग के हेल्प से जो मासेस मूव कर रहे हैं, उसको देखिए आप। इसको मान लेते हैं m1, इसको मास 2, सिंपल। लेकिन इससे पहले इसको जब हम मासलेस कंसीडर करते थे ना, तो इस पर जितना टेंशन, इस पर उतना टेंशन करते थे। अब वही चेंज हो चुका है। हम ये समझा रहे हैं कि अगर इसको मास कंसीडर करोगे कि इसके पास मास है, और चूंकि पुल्ली है तो पुल्ली जनरली क्या होता है, सिलेंडर होता है ना, इस तरह का होता है। पुल्ली जनरली क्या होता है, सिलेंडर होता है, इस तरह के होते हैं, और स्ट्रिंग इसमें लटका हुआ होता है। बात समझ में आ रहा होगा आपको? समझ में आ रहा है? इधर से फीता लगा हुआ रहता है, बस ऐसे फीता लगा हुआ। क्लियर है? आप कह सकते हैं ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ये पुली जो होता है वो सॉलिड सिलेंडर होता है। इसका रेडियस आपने क्या मान लिया है, इसका रेडियस आपने आर मान लिया, इसका मास आपने एम मान लिया है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से ये घूमता है। आप जिसे आप इस तरह से देख रहे हैं वो इस तरह से यहां लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये थ्योरी ये कहता है कि जब आप इसका मास कंसीडर कर लीजिएगा तो यहां पे जो टेंशन आएगा, यहां पर वो टेंशन नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर यहां पर टेंशन T1 आएगा तो यहां पर टेंशन T2 आएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब डिफरेंट आएगा। आप किधर भी क्या भी ले सकते हो, बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है कि नहीं? चूंकि यहाँ पे T1 ले लिए, तो एक काम करते हैं, इसको M1 ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन बाद में ना हो। इसको मान लेते हैं M1 मास है, इसको मान लेते हैं M2 मास। कोई दिक्कत है? यहां पर जो टेंशन आएगा वो आप जानते हैं, यहां का टेंशन जो होगा वो क्या होगा, जो नीचे की तरफ जो टेंशन है उसका डबल हो, सेम होता था तो डबल करते थे भाई, डिफरेंट है तो ऐड कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? T1 प्लस T2 हो जाएगा, जो भी टेंशन यहाँ पर आप लिखोगे। क्लियर है कि नहीं है? वो बाद की बात है, फिलहाल जो हमें सीखना है उस पर आते हैं। सर एक काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सिचुएशन को हम लोग समझना चाहते हैं। इट्स ओके कि हम लोग अभी रोटेशन नहीं पढ़े हैं, बट फिर भी कोशिश करते हैं, इन सभी छोटे छोटे चीजों का तो फ्री बॉडी डायग्राम बना ही सकते हैं, हाँ कि ना? चलिए आते हैं, M1 का पहले बात कर लेते हैं। ये हमने M1 बॉडी बनाया। अगर M1 ज्यादा है बच्चा तो ये मूव डाउनवर्ड करेगा। एक्सेलरेशन मान लेते हैं इसका नीचे है तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर होगा, सेम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा और वेट इसका नीचे काम करेगा, दैट इज M1G, और ऊपर की तरफ एक टेंशन काम कर रहा है, T1 हमने कंसीडर किया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। क्लियर है कि नहीं है? बोलो यहां तक क्लियर है? सेम एक्सेलरेशन जो है इस बॉडी पर काम करेगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको भी बनाने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग इक्वेशन भी लिख देंगे। ये है मास 2, टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ T2, और यहां पर वेट लग रहा है M2G, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। क्लियर है कि नहीं? यहां पर दोनों सेम टेंशन होता था ना, तो यहाँ पर T1 लिख देते थे, बट यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, दोनों के लिए अलग इक्वेशन लिखना होगा आपको, ध्यान दीजिएगा। सपोर्टिंग फोर्स अभी भी वही, मंत्र तो अभी भी वही है। सपोर्टिंग फोर्स एक्सेलरेशन की तरफ जो फोर्स है, माइनस अपोजिंग फोर्स P1 इक्वल टू MA, M1A हो जाएगा। यहाँ पर मास M1 है इंटू A हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, सपोर्ट करने वाला फोर्स, एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स T2 है, माइनस अपोज करने वाला फोर्स M2G है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये दोनों टेंशन अलग अलग है, कैसे निकालेंगे? तो भाई साहब कैसे निकालेंगे, सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब कोई और भी बॉडी है जिसका एफबीडी बनाना, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो कि हमको यहाँ डिस्कस करना है।
ये एक एफबीडी आपने बना लिया एक बॉडी का, आप यहां पर एक बॉडी का बना चुके हैं विथ इक्वेशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब हम इस पुली का बनाएंगे, इसका मास है, जिसका मास है उसको बॉडी नहीं मानोगे तुम। तो इस पुली के बारे में यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। सो दिस इज अ सर्कुलर सिलेंडर, यू में से सर्कुलर सिलेंडर केवल सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है। इसका टॉप व्यू हम देख रहे हैं, इधर से हम देख रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं इसके मदद से एक स्ट्रिंग इस तरह से लटका हुआ है, बोलो हाँ, यस और नो। और यहां पर टेंशन है, यहां पर टेंशन तुमने कितना लिया, T2 लिया है, और यहां पे टेंशन तुमने कितना लिया है, T1 लिया। सर इधर ऊपर लिया है, तो फिर वही सवाल मत पूछना, अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था ये चीज कि स्ट्रिंग विल ऑलवेज टेंड टू लूज इटसेल्फ। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ इसका रेडियस बच्चा कितना है, R है, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा घूमेगा, है ना, अगर ये ऐसा घूमे, किधर घूमेगा, अगर इधर एक्सेलरेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली ऐसा घूमेगा। तो यहां पर हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा एक्सेलरेशन से घूमेगा, सर एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमेगा, अल्फा मान लेते हैं, यहीं से रोटेशन चालू हुआ, ऑलरेडी पढ़ाए हैं ये चीज, ये कोई नया बात नहीं कह रहे। दिस इज व्हाट, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्लियर है कि नहीं। तो बच्चा बताओ इस पर फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, याद रखिएगा फोर्स का क्या काम है, यहां पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट करके आप लोग साइड में लिख सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। फॉर नाउ, आगे तो क्लियर हो ही जाएगा। सो व्हाट इज फोर्स, अगर आपसे पूछा जाए तो आप फोर्स का मतलब ये कहते हैं सर जो कोई किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, हाँ ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस्ड है और अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है तो आपको क्या चाहिए, फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेस इन स्ट्रेट लाइन। अगर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, आपको इस जगह से आपको इस ऑब्जेक्ट को यहां लाना है, तो आपको इस ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ ना, उसी डायरेक्शन में जिधर डिस्प्लेस करना उसी डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। सर हाँ जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, बट अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको डिस्प्लेस नहीं करना, आपको रोटेट करना है, क्या करना है, रोटेट करना है, तो क्या फोर्स का जरूरत होता है, नो। उस सिचुएशन में एक टर्म है, हम कहते हैं उसे टॉर्क, टॉर्क का जरूरत होता है, क्लियर है कि नहीं। तो मान के चलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जगह इस तरह से रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है यहां पर, इसको हमें यहां से यहां लेके जाना है, या फिर यहां पे यहां से यहां लेके जाना, या फिर यहां से यहां लेके जाना है, ऐसे समझते हैं। चलिए ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था, ए पर था, अब हमें इस बी पर लेके जाना, ए से बी पर लेके जाना। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, असल में रोटेट करना पड़ेगा। अगर इस तरह से घुमा रहे हैं तो सोच के देखिए, एक काम करते हैं, इसको ए इसको बी मान लेते हैं, मान लेते हैं सिचुएशन ए ये है, सिचुएशन बी है, मान लेते हैं पहले यहां पर था, अब हमें यहां लेके जाना है, तो आपको क्या लगाना पड़ रहा है यहाँ पर, सर एंगुलर एक्सेलरेशन लगाना पड़ रहा है, बोले हाँ के ना। एंगुलर एक्सेलरेशन लगाते नहीं है, लगाते क्या है, टॉर्क, क्या लगाते हैं, टॉर्क। और टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से, फोर्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेस करने का जो कॉज है, जो कारण है, वो फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के पीछे, किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के पीछे जो कॉज है वो कौन है, टॉर्क है। टू रोटेट, टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, टॉर्क होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि टॉर्क कैसे निकालें, फोर्स पता है ना हमें, फोर्स पता है, बट टॉर्क के कैसे निकालें, इस पर बात किया जाए। तो बच्चा हम थोड़ा बहुत बता रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, अभी रोटेशन में जाएंगे। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क दैट इज इक्वल टू फोर्स, जो फोर्स आपको दिख रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, याद कर लीजिए, अभी के लिए याद कर लीजिए। क्या बोल रहा है,
टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये एक वेक्टर है? हाँ वेक्टर है। अभी उस हिसाब से बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। ओके, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, इससे कोई दिक्कत नहीं। टॉर्क कहां कहां लगता है? आप घर में मॉर्निंग में जब भी उठते हैं सबसे पहले दरवाजा खोल करके बाहर जाते हैं ना, तो गेट जैसे ही खोल रहे हैं ना उसमें टॉर्क लग रहा है, बिकॉज यू आर नॉट डिस्प्लेसिंग द गेट और विंडो, यू आर रोटेटिंग द विंडो और गेट, यू में से। यस और समझ में आ रहा कि नहीं? एक बॉल को जब क्रिकेट खेल रहे होते हो तो कोई भी बॉलर उसको क्या करता है, टर्न करता है, मतलब रोटेट करता है। तो उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉल को वो फोर्स नहीं लगा रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट को वो, उस बॉल को वो टॉर्क लगा रहा होता है। जो जितना ज्यादा टॉर्क लगा पाएगा उतना ज्यादा टर्निंग होगा, स्विंग होगा बॉल। बात समझ में आ रहा है? यहाँ टॉर्क का खेल है, रोटेशन का खेल है। टॉर्क इक्वल टू, याद कीजिए थोड़ा देर के लिए भी, क्योंकि हमें जरूरत है। क्या कह रहे हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं है? मतलब ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीज से हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप लोग ये सब चीज नोट कर लिए हैं? ठीक है। तो सर किसी चीज को अगर रोटेट करना है, हमें फोर्स का जरूरत नहीं, हमें टॉर्क का जरूरत है। सिंपल सी बात है। और वो टॉर्क क्या होता है सर? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या और कोई फॉर्मूला है टॉर्क का? हाँ, यही चीज समझना है। एक तो बात है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि आपने बता दिया और हमने नोट भी कर लिया। फिर से कह रहे हैं, अगेन ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज टॉर्क? शॉर्टकट में टाउ लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? टाउ। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए। अब इसके पीछे क्या है कारण वगैरह, ये सब चीज हम लोग रोटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हमने, अगर आपको याद होगा, तो फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इक्वल टू एम ए। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, चेंज कैसे करते हैं चीजों को, वो सिखाने जा रहे हैं। फोर्स इज द कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। टॉर्क इज द कॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। तो वहां पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट लग रहा है बच्चा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, बस। यहां पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। और ये सर्कुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। मतलब ठीक है सर, देखो ध्यान से, तुमने एफ के जगह क्या किया? टॉर्क लगाया। सुनो 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 ध्यान से, एफ के जगह क्या लगा दिया? टॉर्क लगा दिया। एफ के जगह यहां पर क्या लिख रहे हैं? टाउ। तो एम के जगह तो कुछ लिखना होगा। M is what? M is the amount of substance. No. M is the amount of substance. लेकिन इस amount of substance को जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कराते हैं तो M लिखते हैं, बट इसी को अगर हम किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट कराते हैं तो M नहीं लिखते हैं। उसी मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? M के जगह क्या आ जाएगा? I. दिस इज व्हाट? I is nothing but, हम यहां लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन का पहला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डोंट वरी, पढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं? मास के जगह पर क्या आ जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमेशा अगर कोई ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हैं तो। और क्या? अरे सर एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा? सर ये एक्सेलरेशन जो है ना, वो लीनियर एक्सेलरेशन है। यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन होना चाहिए भाई? एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हो? अल्फा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तो ये फॉर्मूला याद रहेगा सर। F इक्वल टू एम ए की जगह क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। एम के जगह आई और ए के जगह अल्फा। बोलो क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। सर ए और अल्फा में एक रिलेशन होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। ए और अल्फा में एक रिलेशन होता है। बोलो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है। हमने पढ़ाया है आपको, इसके पहले चैप्टर में भी पढ़ाया है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, हाँ सर्कुलर मोशन। इसमें चैप्टर 2 में प्रोजेक्टाइल मोशन एक पार्ट था और दूसरा पार्ट था। चैप्टर 3 प्रोजेक्टाइल मोशन एक पार्ट था और सर्कुलर मोशन पार्ट था। मोशन इन अ प्लेन था ना, तो उसमें पढ़ाया था ये चीज। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ आपका लीनियर एक्सेलरेशन का एक रिलेशन है, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज आर? कि किस सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस, जिस सर्कल में ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका रेडियस, ये होता था। ए इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर इंटू अल्फा।
ये सभी चीजों का इस्तेमाल अभी होगा। अल्फा के बारे में पता हम नहीं लिख रहे, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, आप चाहे तो लिख सकते हैं। बाकी सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए जो हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। क्यों? बिकॉज हियर द पुली इज रोटेटिंग नॉट डिस्प्लेसिंग, हियर द मास इज नॉट रोटेटिंग, इट इज displacing, no, from here to downward and this object is from here to upward, so displacement है। यहाँ फोर्स के बारे में बात की है, यहाँ सब कुछ बात हो चुका है, बट यहाँ पुल्ली डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, बट इट इज रोटेटिंग, सो द रोटेशनल केसेस आर अराइजिंग हियर, सो आई एम हैविंग टू डिस्कस इट ओवर हियर। अब डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोटेशन सब कुछ अगर आप लिख चुके हैं तो इसको अप्लाई करने अब हम सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलिए, यहां तक सब कुछ क्लियर है? हाँ, हम मानते हैं कि रोटेशन का सारा बात तो आपको क्लियर है, 1 मिनट में नहीं हो सकता है, 2 मिनट में नहीं हो सकता है, ये एक चैप्टर है बच्चा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने आपको बता दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आपको समझना है, अभी तो फिलहाल हम यूज कर लेंगे बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें इक्वेशन लिखना है, तो जरा बताइए, टॉर्क जो लिखने जा रहे हैं हम, दैट इज टॉर्क, इसमें टॉर्क लग रहा है ना, घूम रहा है, कोई भी चीज घूम रहा है उसमें टॉर्क लग रहा है। फॉर्मूला क्या है सर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट इज द फोर्स हियर? सर यहां पर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, सर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, घूमेगा ही नहीं। अरे भाई, अगर ये घूम रहा है तो पक्का ये फोर्स ज्यादा है ना, ये टेंशन जो है पक्का ज्यादा होगा, तभी तो इसको ऐसे घुमा रहा है। तो इसका मतलब नेट जो टेंशन लग रहा है, नेट जो फोर्स लग रहा है वो यहां लग रहा है, दिस इज एफ नेट, और एफ नेट इस डायरेक्शन में कितना है? मान लीजिए ये 2 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, ये 10 न्यूटन से लगा रहा है, तो नेट कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 में से 2 को घटा दोगे, सिंपल सी बात है। सो एफ नेट पर ध्यान दीजिएगा, फोर्स सॉरी टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? नेट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? अब इस पर बात कर लेते हैं, जहां से रोटेट हो रहा है उस एक्सिस से। कहां से रोटेट हो रहा है? यहां से रोटेट हो रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन यू कैन से, और इसके अलोंग ही क्या हो रहा है? ये रोटेट कर रहा है। तो फोर्स या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है इस सिचुएशन में इधर हो रहा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो नेट फोर्स आपको दिख रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? रोटेशन से। तो फोर्स, नेट फोर्स कितना है रे बोलो, यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? अबे नेट फोर्स कितना होगा? T1 माइनस T2 होगा, इधर इधर ज्यादा फोर्स है ना, तभी तो इधर घूम रहा है ये, तो T1 माइनस T2 नेट फोर्स है, टेंशन 1 माइनस टेंशन 2, नेट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r है। क्लियर है कि नहीं? सर टॉर्क का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दैट इज I इंटू अल्फा। यस सर, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अब सुनो ध्यान से, अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, T1 माइनस T2 इंटू r इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, पहले ही बता चुके थे, ये क्या है? एक सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये बात हम डेराइव करके आपको दिखाएंगे उस चैप्टर में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या होता है? हाफ mr स्क्वायर, हाफ इंटू मास ऑफ द सिलेंडर इंटू रेडियस ऑफ द सिलेंडर का स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है इसका वैल्यू, हम इसका यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ m, सॉरी कैपिटल M है ना पुल्ली का मास, mr स्क्वायर। अल्फा, यहां पे अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा को अगर लीनियर एक्सेलरेशन के टर्म पे लिखना चाहें, लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि हर जगह हम क्या लिखे? ए, तो हम लीनियर एक्सेलरेशन के टर्म पे अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? अभी बताया आपको, अभी हमने रिलेशन आपको बताया था, क्या होता है? ए इक्वल टू आर अल्फा। क्या होता है? आर अल्फा। तो अल्फा है यहां पर ना, अल्फा को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बाई आर हो जाएगा। तो यहां लिखने जा रहे हैं हम ए बाई आर। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए बच्चे लोग क्लियर है? यहाँ हम साइड में लिख देते हैं अगर दिक्कत हो तो। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? ए बाई आर। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आर और यहां से आर स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया। यहां पर एक आर दिख रहा है, यहां से जो बचा कुचा आर था वो भी कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या निकल करके आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या निकल के आ रहा है? ये 2 अगर इधर चला जाए तो क्या आ जाएगा? 2 T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m, यहां पर ओनली a। m इज व्हाट? m इज द मास ऑफ पुल्ली, m इज द मास ऑफ पुल्ली। ये वाला एक इक्वेशन आ रहा है। ठीक है सर, बोलो क्लियर है? यहां से आ जाएगा 2T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू m a। अब आपके पास 3 इक्वेशन है ए निकालने का, ये एक,
ये एक और ये एक। बोलो हाँ कि ना, बोलो क्लियर है कि नहीं। यहां से ऐसे भी कर सकते हो, अगर कॉमन था तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चा, ध्यान दो। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड कर दो, मतलब m/2 इंटू a। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे T1 है, यहाँ पर T2 है, और यहाँ पे T1 माइनस T2 है। अब सॉल्व कर सकते हो, इन तीनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो ध्यान से, T1 माइनस में है, यहाँ T1 प्लस में है, कट जाएगा। यहाँ T2 प्लस में है, यहाँ T2 माइनस में है, कट जाएगा। तो तीनों को ऐड करो यार, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गया है तो नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। सुनिए, एक बार में अगर नहीं समझ में आया ना तो पीछे जाके दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये एक सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट चैप्टर का टॉपिक है। हमने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया। सो आपको हो सकता है थोड़ा तकलीफ हो तो दोबारा देखने का कोशिश कीजिएगा, हो सकेगा कि तो क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो एक्सेलरेशन निकालने का है भाई। तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इन तीनों इक्वेशन को ऐड करके, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये 3 इक्वेशन आपने लाया है, क्लियर है कि नहीं। ये आपका मास 1 का फ्री बॉडी डायग्राम से, मास 2 का फ्री बॉडी डायग्राम से, और ये पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम से, और रोटेशन भी समझे यहाँ पर। अब इसको क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं हम, 1 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली यहां पर ऐड कर दे, लिखा हुआ है। अरे लो, ऐसे भी तो ऐड किया जाता, लिख करके ऐड करने का क्या जरूरत है। सर यहाँ पर T1 माइनस में दिख रहा है, यहाँ T1 प्लस में दिख रहा है, यहाँ T2 प्लस में दिख रहा है, या T2 माइनस में दिख रहा है, और बाकी ये दो चीज जो बच रहा है उसको लिख देते हैं, दैट इज M1G माइनस M2G इज इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, ए सब कॉमन दिख रहा है बच्चा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, M1 प्लस M2 प्लस M/2, और कॉमन आ गया a। क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं M1 माइनस M2 है, और कॉमन में G आ जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ से निकल के आ रहा है M1 प्लस M2 प्लस M/2 इंटू a। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा M1 माइनस M2G। ध्यान दीजिएगा, M1 माइनस M2G आ रहा है। M1 का मास ज्यादा लिए थे हम, इसके पहले कुछ कंडीशंस ऐसे भी थे जहां पे M2 माइनस M1 आ रहा था, वहां पर हम M2 ज्यादा लिए थे। माने जिसको आप ज्यादा लीजिएगा उससे आप कम वाले मास को घटाना है, सिंपल सी बात है। और डिवाइड करना होगा किससे, इससे। तो M1 प्लस M2, तो टोटल मास हो गया, और M, कैपिटल M क्या है, पुल्ली का मास का हाफ कर देना है आपको। क्लियर है कि नहीं। सो इस फॉर्मूला से आप एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है। इसी तरह से दोनों टेंशन भी निकाला जा सकता है। अगर आप ये निकाल चुके हैं तो अगर एक्सेलरेशन हमको पता है तो T1 और T2 भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला में बैठाइए तो T1 निकलेगा, इस फॉर्मूला में बैठाइए तो T2 निकलेगा। चलिए निकाल के दिखाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिएगा ध्यान से, M1G माइनस T1, बहुत ठंडा पड़ गया यार, थोड़ा सा अभी जस्ट बाहर गए, देखो तुरंत एकदम ले लिया, बहुत ज्यादा ठंडा है। तो यहां से हमको T1 मिल जाएगा बच्चा। T1 को उधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, क्या हो जाएगा, M1G माइनस M1A इक्वल टू T1। सो आप लिख सकते हैं T1 इक्वल टू M1G माइनस M इंटू A का वैल्यू यहां से दिख रहा है। अब यहां पे दिख रहा है M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और पुल्ली का मास डिवाइड बाई 2, मास ऑफ पुल्ली डिवाइड बाई। अब इस चीज को जब सॉल्व करोगे यार, यहाँ पे M क्यों लिखा है, M1 होना चाहिए, है ना, दिस इज M1। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ओके रहने दीजिए। ये डाउन में है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 कॉमन में आ जाएगा। चलो करते हैं, M1 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M/2, और G पहले से है, G लिख दिया।
माइनस यहाँ पर m1 पहले से है, m1 माइनस m2 और g पहले से है, और पूरे का डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लिया था असल में, m1 प्लस m2 प्लस m/2। सुना है मैथ बहुत अच्छा है आप लोगों का, तो सॉल्व कीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा समय दीजिए चीजों को। हम एक ही सॉल्व करेंगे, D2 सॉल्व नहीं करेंगे, आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं, देखिए क्या हो सकता है, कुछ जुगाड़। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ सर, G और G कॉमन आ रहा है सर, M1 यहाँ पर भी है, M1 यहाँ पर भी है, इसका मतलब M1 और G तो कॉमन आ जा रहा है, बचा कुचा ऐड कर दीजिए, M1 प्लस M2 प्लस m/2। एक मिनट देख रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे, यहाँ पर यहाँ पर हाँ T1, सॉरी गलती से, सॉरी यहाँ पर हो गया है, इसको अब क्या करना है, माइनस करना, बीच में माइनस है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस M1, और यहाँ माइनस M2 था तो प्लस M2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब डिवाइड करना है, M1 प्लस M2 प्लस m/2, ठीक है। अब देख लीजिए क्या कट रहा है, ये M1 जो है M1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है M2, यहाँ भी M2, 2M2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, T1 इक्वल टू M1 पहले लिख देते हैं, G लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ M2 और M2 क्या हो जाएगा, 2M2 और प्लस m/2 इंटू G डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस m/2, ये होगा T का वैल्यू, T1 का वैल्यू। क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली आप इक्वेशन 2 से क्या निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं। अरे समझ में आ रहा कि नहीं, या तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, किससे, इससे। कैसे निकाल सकते हैं बताओ तो जरा, अगर आप T1 निकाल चुके हैं तो T2 यहां से निकाल लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब दोनों ही किसी भी इक्वेशन के हेल्प से आप T2 निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, T2 फाइंड कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है। सिचुएशन के साथ डील करना सीखिए। हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल कि आप सारे फिजिक्स के फॉर्मूला रट्टा मार लिए और सारा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके आ गए, पॉसिबल कभी भी नहीं। सिचुएशन के साथ खेलना सीखिए, और आपको शुरुआत से ही बोलते हुए चल रहे हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सो समय समय पर मैथ्स का प्रैक्टिस जरूर करें, जो बेसिक मैथ्स हमने पढ़ाया हुआ है इसी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर चीज का इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एक और सिचुएशन हम देखेंगे, ध्यान। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन को लेते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही पुल्ली सिस्टम ही चल रहा है, मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स ओवर पुल्ली, लेकिन अब हम एक टेबल का मदद लेंगे। हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक टेबल है, इस तरह से हमने इसको बना दिया, क्लियर है। अब यहां पर इस कॉर्नर में एक पुल्ली फिट किया हुआ है, ठीक है, ये है पुल्ली। अब हर सिचुएशन में पुल्ली को हम ना मासलेस ही मान लेंगे भाई, ठीक है कि नहीं, नहीं तो तुम रोटेशन का फेरा में पड़ जाओगे, है ना। तो रोटेशन का थोड़ा बहुत हमने यहाँ आइडिया आपको दे दिया। अब हम मान लेते हैं क्या है, ये मासलेस पुल्ली है, क्लियर है, इसको इसका मास को कंसीडर आपको नहीं करना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ऐसे भी हम बोल रहे हैं ये सॉलिड ऑब्जेक्ट से क्या किया हुआ है, हिंज किया हुआ है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये बस क्या होगा, यहाँ पर घूमेगा। वहां पर रस्सी था ना, तो थोड़ा बहुत टेंशन था, वो सब बातें हम करेंगे जब रोटेशन करेंगे। रोटेशन में पुल्ली को हम अलग से पढ़ाए हुए हैं, अलग से, चिंता की बात नहीं। अब देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पर एक मास है, एक ब्लॉक है, हम सिंपल मास बोल देते हैं लेकिन ब्लॉक है जनरली, उसका मास m1 है। एक स्ट्रिंग इस तरह से लगा हुआ इस पुली को टच करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, और यहां पर एक मास लगा हुआ है m2। इस पर ध्यान रखिएगा, ये m2 जब आप बना रहे होंगे, ये जो मास m2 बना रहे होंगे, ब्लॉक आप m2 बना रहे होंगे, इस समय इसको और इसको टच मत कीजिएगा। ये बच्चा बना देता है, बनाते समय लगता है कि सेम ही चीज है, ऐसा नहीं है भाई, तब फ्रिक्शन आ जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, टच भी नहीं है, यहाँ रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। फिलहाल यहाँ टच है, तब भी फ्रिक्शन को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस। चलिए ये भी बोल दिया, क्लियर है।
अब ये बता रहे हैं हम इसमें कि ये जो m2 है ये m1 से ज्यादा है, भले छोटा दिख रहा है लेकिन इसका मास ज्यादा है। हम कह दे रहे हैं आपको m2 इज मोर देन m1। जैसे ही हम ये बात कहेंगे आपका दिमाग में खटाक से ये बात आएगा, सर ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा, हाँ ना? अगर नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, इसका जितना एक्सेलरेशन होगा इसका उतना ही एक्सेलरेशन होगा, बट इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, पहला सवाल। और दूसरा, ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है जिस पर क्या आएगा, टेंशन आएगा। सर सेम स्ट्रिंग है तो सेम स्ट्रिंग पर क्या आएगा, टेंशन आएगा। इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस पर इस डायरेक्शन में आएगा, वो भी कितना है। क्लियर है? ये है सिचुएशन, बहुत आसान है। एफबीडी से आप 2 मिनट में बना सकते हैं। तो चलिए इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाने का कोशिश करते हैं। यहां पर मास 2 बना रहे हैं, मास 1 लिखा हुआ है, सॉरी, और यहां पर मास 2 का बना। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, इधर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन। क्लियर है कि नहीं? दैट इज टेंशन, सॉरी, दैट इज टेंशन। क्लियर है? सर इसका वेट काम कर रहा है डाउनवर्ड m1g, और रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है क्योंकि कांटेक्ट में है इस सरफेस के। और यहां पर ये ऑब्जेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं है, जो हम समझाना चाह रहे थे। कांटेक्ट में होने से क्या होता है, रिएक्शन लगता है, यहां पर नहीं। इसका एफबीडी बनाइए तो टेंशन सर ऊपर की तरफ है T, और नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा है m2g। इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। एक्सेलरेशन इसका किधर है सर, डाउनवर्ड है। इसका एक्सेलरेशन किधर है सर, राइटवर्ड है। क्लियर है कि नहीं? बोलो, क्या ये ऑब्जेक्ट डांस कर रहा है ऊपर नीचे? नहीं। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो इसका फोर्स होगा, मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा नीचे की तरफ वही फोर्स होगा। यू कैन राइट हियर R इक्वल टू m1g। जरूरत पड़ेगा कहीं तो ऐसा होगा, हम अभी लिखने सिखा रहे हैं। सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता है, उस सवाल के हिसाब से आप आंसर दोगे। हम सारा कुछ बता दे रहे हैं। दूसरा बात, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, जिधर मोशन हो रहा है उधर क्या लगाते हैं इक्वेशन, सपोर्टिंग फोर्स दैट इज टेंशन माइनस अपोजिंग फोर्स, रोकने वाला कोई भी फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाता है, एम ए दैट इज m1a। फिलहाल क्या हो जाएगा, T इक्वल टू m1। क्लियर है कि नहीं? इस पर ध्यान दीजिए, यहां पर मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में ही, तो डायरेक्ट लग जाएगा वो फॉर्मूला, सपोर्टिंग फोर्स दैट इज m2g माइनस अपोजिंग फोर्स T इज इक्वल टू m2a। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से आप मान लीजिए ये एक इक्वेशन बनाए जिसका कोई जरूरत नहीं है अभी एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन बोल के टर्म इसमें है ही नहीं, इसमें है लेकिन 2 में और इसमें है। आप एक काम कर सकते हैं, 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। अगर आप इसको दोनों पर ध्यान दें, इसको अगर इसके साथ ऐड कर रहे हैं बच्चा, यहाँ t प्लस में या t माइनस में कट जाएगा, लिख नहीं रहे, डायरेक्टली क्या बचेगा यहाँ पर, m2g इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा और m1 प्लस m2 बाहर लिख सकते हैं। सो यहां से एक्सेलरेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है कि नहीं? कौन सा मास लिखा है आपने, जो लटक रहा है? इस तरह का सिचुएशन कभी देगा, इस तरह से आप लॉजिक लगा के याद रख सकते हैं कि इस मास को लिखना है, डिवाइड में टोटल मास करना है और g से मल्टीप्लाई कर देना है तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। क्लियर है? अब आप चाहें तो टेंशन में निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन निकल चुका है। अब यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख चुके हो, यहां पर उधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, नाउ टेंशन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 2 में है क्या है, m1 इंटू ए है। ए का मतलब यहां पर क्या दिख रहा है सर, m2g अपॉन m1 प्लस m2। बस हो गया। क्लियर है कि नहीं है? सिंपल चीज है। टेंशन कितना आएगा, m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। हम नहीं बोल रहे रट्टा मारी, फिर कह रहे हैं आपको सिचुएशन के साथ खेलने आना चाहिए। सो दिस इज द सिचुएशन एंड दीज आर द रिजल्ट्स। क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक और सिचुएशन को हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सिचुएशन लेंगे। देखिएगा, अब आपके पास जो है ना इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन है और आपने पुली यहां पर फिट किया है इस जगह पर, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन के लिए हम आपको
सिखा रहे हैं कि किस तरह से डील किया जाता है, ठीक है। अब नहीं, जब पढ़ा रहे होते हैं तो मजाक मत कीजिए, हमको वो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर M1 एक मास का ब्लॉक है जो कि स्ट्रिंग के मदद से यहाँ पर कनेक्टेड है। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग इधर गया है, ध्यान से समझते चलिए, और एक ब्लॉक यहाँ पर लटका हुआ है M2 मास का। क्लियर। अब ये एक बात बता दें, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका एंगल आपको दिया हुआ है थीटा एंगल से। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे इंक्लिनेशन है? थीटा एंगल पे, ठीक है। अब इसके लिए आपको बोला गया है कि एक्सेलरेशन निकालिए, जो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है इस पर टेंशन निकालिए, ये सब चीज कैसे डील करेंगे सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में भी हम ये कह रहे हैं आपसे कि M2 इज मोर देन M1। अगर ऐसा है और आपको ऐसा बोल दिया जाए तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं ना कि ये मास चूंकि ज्यादा है तो ये इधर आने का कोशिश करेगा। अगर ये मास इधर आने का कोशिश करेगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, और दोनों चूंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा, और सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम होगा। सो टी इस डायरेक्शन में, इसमें टी इस डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं है? ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, अभी भी ये भी बात क्लियर कर दी। ये मत सोचिएगा कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को हम कंसिडर यहाँ नहीं कर रहे हैं, चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और कुछ नहीं। इतना तक सीख गए तो फ्रिक्शन हम जब जिस दिन बता देंगे उस दिन आप समझ जाइए, उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ले लेना। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम M1, ये जो है M1 का M1 यहाँ रखा हुआ मान, इसके बारे में बात करते हैं। सर इसका वेट इस डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज M1G। सर रिएक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, ये हमने लिख दिया। क्लियर है? सर एक टेंशन लग रहा है इधर, एक टेंशन फोर्स है यहाँ पर, सो दिस इज टी। बताइए इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से लाइन खींचा, और आपको अगर पता है ये बात कि यहाँ पर एंगल अगर थीटा होता है तो ये एंगल भी क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। अगर ये थीटा है तो इस M1G को कन्वर्ट कर सकते हैं आप M1G cos थीटा पे। अगर इसको कन्वर्ट कर दिए हैं तो इधर भी इसको, इसका कंपोनेंट ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा आपका? M1G sin थीटा। अब इसका काम तमाम हो चुका है, इसका यूज मत कीजिएगा, अब इसको कंपोनेंट्स में बांट चुके हैं। क्या क्या इक्वेशन लिखा जा सकता है इसका, इसको लिखने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये ऑब्जेक्ट इस तरह से डांस करता हुआ जा रहा है? नहीं। अगर ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू इस डायरेक्शन का फोर्स, तो लिख रहे हैं R इक्वल टू M1G cos थीटा, पहला इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं? दूसरा बात, सर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, हाँ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसा दिया हुआ, तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू Ma। सिंपल, सपोर्टिंग फोर्स कौन है? टेंशन, माइनस अपोजिंग फोर्स क्या है? M1G sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ma। कौन सा मास है यहाँ पर? M1 है, सो M1A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बोलिए क्लियर है? सिंपल, बहुत सिंपल। अब इसके लिए बनाते हैं M2 के लिए, M2 के लिए FBD बना रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। नीचे की तरफ इसका वेट काम करेगा, दैट इज M2G, और ऊपर स्ट्रिंग लगा हुआ है, टेंशन काम करेगा T। और कुछ तो नहीं, ये अगर इसके साथ कांटेक्ट में होता है तो भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी लगता है। समझ में आ रहा कि नहीं? कांटेक्ट में नहीं है तो यहाँ पर फिलहाल यही दो आपको फोर्स दिख रहा है, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, सपोर्टिंग फोर्स दैट इज M2G माइनस अपोजिंग फोर्स T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ma दैट इज M2A। हमें एक्सेलरेशन निकालना है बच्चा, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करते हैं, यहां पर इसको और इसको ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। देखिए ध्यान से, ये t प्लस में है, ये t माइनस में है, कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिखते हैं, ये बचेगा यहाँ से, ये बचेगा यहाँ से, तो M2G प्लस में है, इसको पहले लिख देते हैं, माइनस में है M1G दैट इज M1G sin थीटा, ये बच रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ में से a कॉमन आ जाएगा और M1 प्लस M2 बचेगा। सो आप कह सकते हैं a इक्वल टू, डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? g कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ लिख रहे हैं हम M2 माइनस M1 sin थीटा, और g कॉमन आ गया, और डिवाइड कर देंगे किससे? इससे, दैट इज M1 प्लस M2 से। ये जो फॉर्मूला आया इसको रट्टा नहीं मारना है, सिचुएशन के साथ खेलने सीखिए, हम ये समझा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट द टेंशन?
तो टेंशन आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू बस पुट कर दीजिएगा। मान लीजिए आप यहां पर बैठा इसके हेल्प से निकालना चाहते हैं टेंशन, तो आप क्या कीजिएगा, इसे एक जगह पे क्या बैठाइएगा, इसको बैठाइएगा। क्लियर है कि नहीं? हम नहीं करने जा रहे हैं। हम यहां लिख देते हैं आपका फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, टी माइनस, अब माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या है m1, सॉरी एक बार एक काम करते हैं उसको लिखते हैं m1 g साइन थीटा, और पहले से क्या है प्लस m1 इंटू ए। इस a का वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो t का वैल्यू आएगा। ये जो है आपके लिए होमवर्क रहा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? सिचुएशन के साथ खेलने सीख रहे हैं ना धीरे धीरे। ये आपका स्ट्रेंथ बिल्ड हो रहा है आगे के आने वाले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल, अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनाने के लिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब हम नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक और सिचुएशन हम लेंगे और समझेंगे एफबीडी। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। देखिए कंडीशन हमने यहाँ पहले से बना के रखा है। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन जो है दिया हुआ है थीटा। ओके, इस पर एक ऑब्जेक्ट m1 मास का है जो कि स्ट्रिंग के हेल्प से एक पुली P है, यहाँ पर मान लेते हैं P1 पुली है, ये P2 पुली है। इसके हेल्प से यहाँ इस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, सारे सेम स्ट्रिंग है, कहीं पर भी लूज नहीं है, हर जगह टाइट है। क्यों टाइट है? तो आप कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको एक एक्सेलरेशन मिल रहा है इधर। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर कह दे रहा है कि m1 इज मोर देन m2। अगर ऐसा है तो पक्का जो है ये इधर स्लिप करने का कोशिश करेगा, बिकॉज दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पर भी हर जगह जो भी सरफेस आपको कांटेक्ट में दिख रहे हैं सारे क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब ये जो सरफेस कांटेक्ट में दिख रहा है फ्रिक्शनलेस है, ये भी फ्रिक्शनलेस है। कोई दिक्कत समझ में आ गया है? अब आपको क्या टारगेट दिया गया है, ये जो एक्सेलरेशन है इसको निकालिए। अगर बच्चा ये एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ जाएगा तो ये भी एक्सेलरेशन ए से इधर पीछे की तरफ आएगा, हाँ ना, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। अरे कोई टेंशन नहीं है? नहीं टेंशन है, लेकिन आपको टेंशन नहीं। रस्सी में टेंशन तो जरूर है। आगे बात करते हैं। चलिए एफबीडी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एफबीडी, इसका पहले बना लेते हैं m1 का। m1 ऑब्जेक्ट का एफबीडी यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं। सो m1 मास है, इसका वेट इस तरफ काम करेगा, दैट इज m1g। इसका रिएक्शन जो है इधर आएगा। इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा सर, एंगल थीटा होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर लिख सकते हैं m1g cos थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा m1g sin थीटा। और टेंशन इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं? एक्सेलरेशन किधर हो रहा बोला जा रहा है, इस डायरेक्शन में। क्लियर है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू m। उससे पहले आप देख सकते हैं r इक्वल टू m1g cos थीटा लिख सकते हैं सीधा सीधी, क्योंकि ऊपर नीचे डांसिंग तो नहीं कर रहा है ये। r इक्वल टू m1g cos थीटा। अब सपोर्टिंग फोर्स यहां पर क्या है, देखिए ध्यान से, m1g sin थीटा है, और माइनस अपोजिंग फोर्स इज t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। सो यहां पर m1 मास है इंटू a। बोले क्लियर है कि नहीं? सो दीज आर टू इक्वेशंस कैन बी रिटन फॉर एफबीडी m1। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है m2 मास का, उसका एफबीडी बनाने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा ये m2 है। क्लियर है कि नहीं? इस पर टेंशन इधर है, देखिए ध्यान से, यहां पर टेंशन इधर है और यहां पर टेंशन इधर है। क्लियर है कि नहीं? सो ये टेंशन, सेम टेंशन हम दे रहे हैं क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर क्या है, इसका वेट डाउनवर्ड है m2g, और इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ है r। सुनो ध्यान से, ये जो r है और ये जो r है डिफरेंट होगा। ध्यान से, ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पे जो रिएक्शन ये सरफेस इसको दे रहा है सेम होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ये r डैश इक्वल टू m2g। ये मत सोचिएगा यहाँ पर r इक्वल टू m1g cos थीटा लिखे हैं सर, r इक्वल टू m2g लिखे दोनों बराबर कर देते। नो, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों रिएक्शन अलग अलग है। आगे बात करते हैं। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है इसका, सर इधर हो रहा है। मतलब सपोर्टिंग फोर्स क्या है, t है, माइनस अपोजिंग फोर्स क्या है, 0 है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m2a। यहां से एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, हाँ ना? क्लियर है कि नहीं? तो टेंशन पहले निकालने का, चलिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 3 क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस टी है, यहाँ पर प्लस टी है, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से, m1g sin थीटा। अभी बस खत्म होने दो वीडियो, उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1a दिख रहा है, यहाँ पर m2a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2। तो यहाँ से a निकाल सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, m1g sin थीटा, m1g sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2।
ठीक है, ये है आपका एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं है? ये एक्सेलरेशन। आप टेंशन निकाल सकते हैं आराम से फ्रॉम इक्वेशन 3, लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2a, a निकला हुआ है पहले से, तो क्या हो जाएगा m2, बस उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले से m1 लिखा हुआ है, m2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, g sin थीटा, m1 m2 g sin थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये हो गया टेंशन का वैल्यू। सो इन दिस कंडीशन यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन लाइक दिस एंड टेंशन लाइक दिस। क्लियर है कि नहीं? फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिचुएशन के साथ हैंडल करने आपको आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट सिचुएशन आपके सामने ये है, ये एक सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है m1 मास का, जिसका नाम ए दिए हैं। ये पुली के मदद से जो है एक और पुली कनेक्टेड है, और ये पुली से जो स्ट्रिंग है यहाँ जाकर के हिंज किया हुआ एक सीलिंग में, आपको दिख रहा है ये सिस्टम, और इस पुली से एक मास और कनेक्टेड है, दैट इज m2 मास। ब्लॉक का नाम है बी, और ये कह रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो m2 है वो ज्यादा है m1 से। मतलब ये बात तो क्लियर है कि सर ये एक्सेलरेट नीचे की तरफ करेगा। अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो ये जो ब्लॉक है वो इधर राइट वर्ड डिस्प्लेस होगा और एक्सेलरेट करेगा, ये आप कह सकते हैं। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अभी तक जो आप करते आ रहे थे उसी को हम करने का कोशिश करते हैं, और पहले ही मैं बता दूं कि मैं गलत बना रहा हूं, तो अंडरस्टैंड मत कीजिएगा। तो गलत बना रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, अगर आप पहले खुद से बनाने का कोशिश कर लीजिए, और आप क्या कर रहे हैं उसको आप देखिए। आप ये कर रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन आपने मान लिया ए है, तो इसका भी एक्सेलरेशन आपने मान लिया क्या है, ए है, क्योंकि अभी तक ऐसा ही सिचुएशन था, ऐसा किया, और ऐसा जब किया तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका m1 का आपने ये बनाया कि ऊपर की तरफ रिएक्शन है, नीचे की तरफ m1g है, और एक्सेलरेशन इधर है, और टेंशन भी इधर है। इतना ही आपने किया होगा जितना हमको लगता है। आपने इसमें क्या किया होगा वो भी बता दे। आपने क्या किया है, इसमें m2 मास का वेट डाउनवर्ड m2g हो गया है, और स्ट्रिंग के साथ कनेक्शन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर आपने t ले लिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रिंग है और ये जो स्ट्रिंग है अलग अलग है, तो आपने हो सकता है यहाँ पे T1 लिया होगा, यहाँ पर T2 लिया होगा, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर ये बात सोच रहे हैं कि इसका टेंशन और इसका टेंशन सेम होगा, तो वो बात नहीं है। यहाँ से ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रहा है ये सेम है, लेकिन ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो टेंशन अलग अलग होगा। इतना तो कॉमन सेंस है। इसको हम क्या मान रहे हैं, T2 टेंशन, और इसको हम क्या मान रहे हैं, T1 टेंशन। क्लियर है? अरे बच्चा ठीक है कि नहीं? ये एक पुल्ली है जो नीचे की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, तो टेंशन यहां भी डेवलप होगा, इधर भी डेवलप होगा, और दोनों में सेम टेंशन डेवलप होगा, जो कि इसमें हुआ है। क्यों? क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है सर, इतना बनाया होगा, और उसके बाद आपने ये दिखाया होगा एक्सेलरेशन इधर है। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो सपोर्टिंग फोर्स m2g माइनस सपोर्टिंग अपोजिंग फोर्स T2 इज इक्वल टू m2a, ये लिखा है आपने। और यहां पर आपने क्या लिखा है, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स इज T1, अपोजिंग फोर्स कोई नहीं है, तो आपने कर दिया होगा सीधा सीधी m1a। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा किया है। आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं इस चीज को अब आपको समझाने का कोशिश करें, बिकॉज जब आप इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद काम इतना ही बचता है कि सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकालना होता है एक्सेलरेशन। आप गलती कहां पर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिए। ऐसा पहले सिचुएशन कभी नहीं आया था, बाकी सबसे ये डिफरेंट क्यों है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। आप ये बात सोचिए कि यहां पर एक्सेलरेशन तो बाद पर चर्चा करेंगे, पहले ये बात बताइए कि ये अगर अभी इस जगह है, ये अगर डिस्प्लेस होकर के यहां पर आए, लेट सपोज यहां पर आए, m2 मास है ना, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x2 हो रहा है, ठीक है। तो आप बताइएगा, ये एक्सेलरेशन बाद की बात है, बाद में बात करेंगे। ये मान लीजिए यहां है, तो ये कितना डिस्प्लेस होगा, पहले इस पर बात कर लीजिए। मान लेते हैं x1 डिस्प्लेस करेगा, तो बताइए क्या x1 डिस्प्लेसमेंट और x2 डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? पहले ये बात हमको बता दीजिए, हाँ कि ना, हाँ कि ना? आप सोच के देखिए ध्यान से बच्चा, अगर ये 2 मीटर आएगा ना, तो ये 1 मीटर नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली 2 मीटर अगर आया होगा तो ये 1 मीटर नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि यही स्ट्रिंग नीचे जा रहा है और यही स्ट्रिंग ऊपर भी जा रहा है।
ध्यान दीजिए, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा? ये 2 मीटर अगर यहाँ आएगा ना, तो ये जो पुल्ली आपको दिख रहा है, ये कितना नीचे जाएगा? 1 मीटर। इतना कॉमन सेंस है कि नहीं भेजा में जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्योंकि सेम स्ट्रिंग जो है दोनों तरफ से कनेक्टेड है। क्लियर है कि नहीं? अगर ये 2 मीटर इधर से लूज करोगे, तो ये पुल्ली 1 मीटर जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर हम x1 मान रहे हैं और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों सेम नहीं है। और सेम नहीं है, कितना का डिफरेंस है आप कह सकते हैं? सर ये जो है इसका डबल है ये। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर डिस्प्लेसमेंट का ये हाल है तो एक्सेलरेशन भी तो बदलेगा बच्चा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या होगा बताइए जरा, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप ये बात लिख सकते हैं कि x1 जो है वो हाफ है x2 का? लिख सकते हैं। और इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करने से, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है? वेलोसिटी। और अगर डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दे तो एक्सेलरेशन। तो हम डबल डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं क्योंकि हमको एक्सेलरेशन चाहिए। d2x1 बाई dt स्क्वायर इक्वल टू हाफ, तो कांस्टेंट है बच्चा, रहने दो। यहां पर क्या लिख सकते हैं? d2x2 बाई dt स्क्वायर। दोनों तरफ टाइम से हम डिफरेंशिएशन कर दिए। आपको यहां पर दिख रहा है, अगर इसका एक्सेलरेशन बच्चा तुम यहां पर क्या मान लो? a1 मान लो। अगर इसका एक्सेलरेशन बच्चा तुम यहां पर क्या मान लो? a2 मान लो। तो यहां क्या लिखोगे? a1 इक्वल टू हाफ ऑफ a2। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और तुमने क्या किया? यहाँ पर मिस्टेक समझ में आ गया है। यहाँ एक्सेलरेशन a लिया है, यहाँ भी एक्सेलरेशन a लिया है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? a1 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 है, और इन दोनों में जो रिलेशन है वो आप देख पा रहे हो, दैट इज 2। समझ में आ रहा कि नहीं? 2a1 इक्वल टू a2। सिंपल। मतलब ये जितना होगा उसका डबल होगा, ये सीधा सीधी बात। या ये जितना होगा उसका हाफ होगा ये। ऐसा कई बार सिचुएशंस आएंगे, तो आपको देखना होगा कि सेम एक्सेलरेशन हर जगह नहीं होता है। क्लियर है? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? तो आप अगर यहां पर एक्सेलरेशन a मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर a2 आपके लिए क्या है? a है, तो ये क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। या फिर अगर आप इसको a मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? a बाई 2 हो जाएगा। सीधा सीधी ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अरे भाई a1 इक्वल टू हाफ a2 कह सकते हैं ना। हाफ a2 का अगर a कह रहे हैं तो इसका आधा कर दो इसका। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक्सेलरेशन हमने इसका a माना, तो इसका क्या हो जाएगा? a बाई 2। या उसका अभी बताएं, वो भी मान सकते हो, आपका इच्छा। तो अगर इसको इस हिसाब से ही छोड़ दे तो मतलब अभी ये इक्वेशन सही है, बस इस इक्वेशन में हमें सुधार कर लेना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? तो देखिएगा ध्यान से, m2g माइनस t2 इक्वल टू m2a जो लिख रहे हैं यहाँ पर m2a बाई 2 हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्या मिस्टेक हो रहा था समझ में आया? ये बात आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। एकदम आपको डिस्प्लेसमेंट से लेकर के समझाने का प्रयास किया यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं? इतना बेसिक बातें नहीं लिखी हुई होती है, बाकी आपको समझाने का पूरा प्रयास है हमारा। बाकी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है आपको दिख रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 2m2g माइनस 2t2 इक्वल्स टू, बोलिएगा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या आ जाएगा? m2a। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? अब ये दो इक्वेशन को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग? t1 प्लस 2m2g, कल शायद नहीं था, जो हंस रहे हो कल शायद क्लास में नहीं थे, अभी जाकर के बांस करेंगे समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान दो, t1 दिख रहा है, t1 2m2g दिख रहा है, यहाँ पर क्या है? माइनस 2t2 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है यहाँ पर? m1a। हमको पढ़ाते समय डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, गलती से भी मत कीजिएगा। पहले जो करना कर लो, बाद में जो करना कर लो, पढ़ाते हुए हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, फिर क्या करना होगा? t1 प्लस 2m2, अच्छा टेंशन को एक साथ लिख दें। t1 है, यहाँ पर क्या है बच्चा? माइनस 2t2, अब प्लस क्या हो जाएगा? 2m2g। प्लस लिख दिए, ये प्लस था, ठीक है। अब क्या डिवाइड कर दोगे? चलो a को कॉमन अगर ले लेते हो तो नीचे क्या आ जाएगा? एक लाइन शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, m1 प्लस m2 आने वाला है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। a कॉमन करके फिर क्या आता है? m1 प्लस m2, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दिए m1 प्लस m2 को। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये एक्सेलरेशन हो, और दो डिफरेंट टेंशन है यहाँ पर, सेम टेंशन नहीं है। ये बात तो क्लियर होना चाहिए। बोलो सबको क्लियर है कि नहीं है? बोलिए।
बोलिए सबको क्लियर है कि नहीं है, फटाफट क्लियर है। अब ये टेंशन निकाला जा सकता है अलग अलग, ये टेंशन आपको निकाला जा सकता है अलग अलग। कैसे? टेंशन के बीच अगर रिलेशन निकाल दिया जाए तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और आसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, देखेंगे हम। देखिए, अगर इस पुली पर ध्यान दें तो इससे ऊपर की तरफ यहां पर एक टेंशन दिख रहा है, यहां पर एक टेंशन दिख रहा है, और दोनों सेम है, दैट इज T1 है, T1 है, दोनों टेंशन T1 है। बट इसके डाउनवर्ड एक टेंशन दिख रहा है आपको, क्या है? T2 है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि नीचे की तरफ जो टेंशन है दैट इज T2, वो बराबर होगा ऊपर के टेंशन के, और दो T1 है, 2T1। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, यहां पर तुम जो यहां पर T2 लिख रहे हो, ये T2 की जगह क्या लिख सकते हो? 2T1 लिख सकते हो, हाँ ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बोलो हाँ ना। यहां पर जो आप लिख रहे हो T1 माइनस 2T2, इस T2 के जगह तुम क्या लिख सकते हो? 2T1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अगर ये टेंशन, ध्यान दो, अगर यहां पर टेंशन तुमने T ले लिया, ध्यान दो, हमने चेंज किया कुछ, यहाँ पे T1 लिखा था, T लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? T, ये भी क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, है ना? और इसको हम लिख दें T1, तो क्या हो जाएगा? T1 बराबर 2T, हाँ ना? तो हम नहीं बदल रहे, तुम लोग बहुत गड़बड़ा दोगे। आपको हम आइडिया लगाने सिखा रहे हैं कि क्या होगा ऐसे करने से, यही ना होगा अंतर दोनों में। तो बस आप समझते चलिए। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम ये T1 को T1 रहने देते हैं, और यहां पर T2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 2T1, मैंने 2 2 जा 4, 4T1 लिख सकते हैं, हाँ ना? 4T1 लिख सकते हैं, प्लस 2M2G लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या कर सकते हैं? M1 प्लस M2 कर सकते हैं, और आगे क्या कर सकते हैं? इक्वल टू ए कर सकते हैं। ध्यान दीजिए सर, और कुछ कर सकते हैं केवल? हाँ, और कुछ कर सकते हैं इसके साथ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या आप यहां पर देख रहे हैं? इस बॉडी में देखिए ध्यान से, मतलब इस बॉडी का बात कर रहे हैं, इसका टेंशन ऊपर की तरफ T2 आपको दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है? M2G, मतलब T2 कुछ और नहीं M2G के बराबर है? नहीं सर, अगर मोशन नहीं होता तो ये बात आप कह सकते थे, लेकिन चूंकि मोशन हो रहा है इस वजह से ये बात आप नहीं कह सकते। क्लियर है कि नहीं? बट क्या आप यहां कह सकते हैं सर R इक्वल टू M1G लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन R यहां पर कहीं पर है नहीं, कुछ फायदा नहीं। क्या इन दोनों में रिलेशन कुछ भी बन रहा है? इन दोनों में रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। क्या निकाल सकते हैं सर? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू क्या लिखा है आपने? A/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो रे, ये देखो, T2 की जगह क्या लिख सकते हो? 2T1 लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिख रहे हैं M2G माइनस T2 की जगह क्या लिख सकते हो? 2T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? M2A/2 आ जाएगा। सॉरी, 2T1 क्यों लिख रहे हैं? हाँ 2T1 होगा ना, T2 की जगह क्या हो जाएगा? T2 की जगह क्या हो जाएगा? 2T1 हो जाएगा। अरे बोल बच्चा, क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दे, ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2M2G माइनस 4T1 इक्वल टू M2A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और क्या क्या कर सकते हो वो बता रहे हैं, एकदम सही बनाया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और क्या कर सकते हो ये बता रहे हैं आप, ठीक है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 4T1 दिख रहा है, और यहाँ पर ओनली T1 दिख रहा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, इन दोनों को गेम कर सकते हैं हम, हटा सकते हैं। कैसे गेम कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4T1 हो गया, तो इसको भी सर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा? हाँ करना होगा, 4M1A करना होगा। इधर ध्यान दीजिए, इसके साथ कुछ नहीं कीजिए, एज इट इज लिखिए और प्लस कर दीजिए दोनों को। क्या है? 2M2G माइनस 4T इज इक्वल टू क्या है? M2A। भाई क्लास 10 पास करके आए हो ना, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी T1 लिखा हुआ है, क्लियर है कि नहीं? अब ये जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2M2G बचेगा सिर्फ इधर, और इधर क्या बचेगा? बोलो यार, A कॉमन आ जाएगा, 4M1 प्लस M2 बचेगा, बोलो हाँ कि ना? तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल पा रहे हो? देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2M2
डिवाइड बाई m2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4m1 प्लस m2 और एक g ऊपर हमने छोड़ा है यहाँ पे g, ये भी हो सकता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? इन टर्म्स ऑफ मास एंड g, ये आंसर हो गया। इन टर्म्स ऑफ टेंशन ये हो गया। अब सवाल में क्या दिया है उस हिसाब से आपको डील करना होगा। हम उस तरीके से भी आपको बता दिए और इस तरीके से भी आपको बता दिए। टेंशन रखना है तो इसको वैल्यू पुट करके हमने काम कर लिया, और यहीं पर अगर आपको पहले ही ये बात पता चल जाता तो आप यहीं से डायरेक्ट मूव कर सकते थे, इधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? चलिए सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए ए इस तरह से निकाल लिया आप, और ए निकालने के बाद अगर आपको बोला जाए टेंशन नहीं पता है, टेंशन निकाल के बताइए, तो क्या कर सकते हैं आप? किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए यहां पर पता है, कहां पर पता है, यहां पर पता है, तो T1 बराबर M1 A लिखा हुआ है, T1 बराबर क्या लिख दीजिएगा? M1 इंटू A, इस फॉर्मूला को लिख दीजिएगा, सीधा सीधी हो जाएगा, तो यहां से T1 निकल जाएगा। अगर T1 निकल जाएगा तो T2 भी निकल जाएगा, बिकॉज T2 इक्वल टू 2T1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां पर जाओ और टेंशन का वैल्यू निकालो, देखो ध्यान से। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा? M1 इंटू A, A इज गिवन, तो M1 बस मल्टीप्लाई करो, 2 M2 पहले से है तो बस M1 लिख दो उसके साथ, हो गया, बात खत्म। क्या हो जाएगा? 4M1 प्लस M2 इंटू G, ये हो जाएगा T1 का वैल्यू। अगर एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लिए तो T1 ऐसे निकाल लो। अगर T1 निकल गया तो T2 निकल गया यार, T2 इक्वल टू 2T1, सीधा सीधे यहां पे लिखते हैं T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2T1, डबल कर दो इसको, 4 हो जाएगा, 4M1 M2 डिवाइड बाय 4M1 प्लस M2 इंटू G, ये हो गया T2 का वैल्यू। तो सारा बात यहां से लेकर के आपका यहां तक में खत्म हो जाता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम घेर दे रहे हैं, चिंता की बात, सिर्फ इतना लिख लोगे तो काम हो जाएगा। बाकी अगर आगे बढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ टेंशन एक्सेलरेशन आता है। बोलिए कोई दिक्कत है तो? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चीजें क्लियर है? सिर्फ आप इतना भी लिख रहे हैं तो हो जा रहा है ना, इस फॉर्मूला और इस इक्वेशन का यूज करके आप ये निकाल लिए, इसको सॉल्व करके ये निकाल लिए, फिर इसको निकाल लिए, ठीक है? तो चलिए हम नेक्स्ट सिचुएशन को देखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सिचुएशन आपके सामने है। ये जो आपको सरफेस दिख रहा है फ्रिक्शनलेस है, ये पुलीज मासलेस है। एक ब्लॉक यहाँ पे कैपिटल एम मास का है, एक स्ट्रिंग के हेल्प से M1 मास इधर लटक रहा है, और एक स्ट्रिंग और के मदद से यहाँ पर एक और मास M2 लटक रहा है। यहाँ पे बता दिया गया है M1 मास जो है वो ज्यादा है M2 से, सो इट विल ट्राई टू एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। नो, सिंपल सी बात है। ये बताइए अगर इसका एक्सेलरेशन A होगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर तो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्या सेम होगा? सेम होगा। अभी माथा हिला रहा है, मूर्ख आदमी है क्या? वहां पिछले वाला अभी जस्ट बना है, वैसा कोई सिचुएशन है यहाँ पर। हाँ, लेकिन इधर जो टेंशन होगा इधर वही टेंशन नहीं होगा, बिकॉज स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। सो अगर इधर M1 मास है तो एक काम करते हैं, इधर T1 लिख देते हैं और इधर T2 लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके वजह से टेंशन इस पर ऊपर की तरफ आएगा, T1, और इसके वजह से टेंशन इधर T2 आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए दोनों भी मास के लिए। M1 मास के लिए यहां पर बनाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। सर ऊपर की तरफ T1 है, नीचे की तरफ इसका वेट M1G है, एक्सेलरेट डाउनवर्ड कर रहा है। क्लियर है? तो इक्वेशन लिखेंगे हम इसका, क्या लिखेंगे? सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू एम। सपोर्ट कौन कर रहा है एक्सेलरेशन को? M1G माइनस अपोजिंग फोर्स T1 इक्वल टू M1A। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यू आर फाइंडिंग। इस मास के लिए कर लेते हैं हम लोग, M2 मास के लिए। देखिएगा ध्यान से, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T2, नीचे की तरफ इसका वेट M2G, और एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर के डायरेक्शन। तो सपोर्टिंग फोर्स इस सिचुएशन में T2 है, माइनस अपोजिंग फोर्स M2G है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2A। क्लियर है कि नहीं? Ma जो मास है उसके साथ एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई। दिस इज सेकंड इक्वेशन यू आर फाइंडिंग। तीसरा ब्लॉक हमें इस सरफेस पे दिख रहा है जिसका मास कैपिटल M है। इस पर टेंशन इधर T1 है,
इधर टेंशन T2 है और ये ब्लॉक किधर मोशन करेगा आप बताइए। सर ये अगर इधर मोशन कर रहा है तो ये इधर मोशन करना चाहिए। सेम एक्सेलरेशन, एक ही सिस्टम है, दिख रहा है, बीच में कोई अलग सा कुछ नहीं है। तो एक्सेलरेशन इसका इधर होगा, इस वजह से आप क्या लिखेंगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल टू एम ए। यहां पर कैपिटल एम मास है। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे T1 माइनस में है, यहाँ पे T1 प्लस में है, यहाँ T2 प्लस में है, यहाँ T2 माइनस में है। हाँ, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, यहीं तक फिजिक्स था। अब मैथमेटिक्स, तीन को ऐड कीजिए, सिंपल चीज है। तो आपको दिख रहा है, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे, लिख लिए हो ना, लिख लिए हो तो हम यहीं से काट रहे हैं। देखिए ये माइनस का T1, ये प्लस का T1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का T2 यहाँ माइनस का T2 से कैंसिल हो जाएगा। बचा किधर, इधर M1G बच रहा है, यहां से माइनस M2G बच रहा है, इधर कुछ नहीं बच रहा है। राइट वर्ड, राइट साइड में क्या बचेगा देखिएगा, M1A और यहां से M2A और यहां से कैपिटल MA। क्लियर है कि नहीं है? देखिए ध्यान से, दोनों में G है तो यहां पर आ जाएगा M1 माइनस M2G, और इन तीनों में A है कॉमन, तो A इंटू M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M हो जा रहा है। सो एक्सेलरेशन यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2। यहाँ जगह थोड़ा कम हो रहा है, हम यहाँ पे बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूरा टर्म डिवाइड हो जाएगा बस, दैट इज M1 माइनस M2G डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। मतलब टोटल मास है, ये तीन ब्लॉक्स के जो टोटल मास है M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M, वही हो रहा है। और इन दो मास का डिफरेंस ऊपर में है, M1 माइनस M2। M1 माइनस M2 क्यों है, क्योंकि M1 ज्यादा है M2 से। जिस सिचुएशन में M2 ज्यादा होगा M1 से, तो M2 माइनस M1 होगा। वो तो आपको देखना है कि यहाँ 10 kg है, यहाँ 5 kg है, तो 10 से 5 को माइनस करना है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया है? बोलिए क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? एक्सेलरेशन निकल गया, तो आप अलग अलग टेंशन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ये देखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर T1 निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में T1 है। सो T1 अगर इधर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, M1G होगा और माइनस M1A होगा, जो कि हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो ये क्या है ना, M1 माइनस M2G डिवाइड बाय क्या है, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ये ठीक है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कीजिएगा भाई साहब, ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, इसके ये हम नहीं कर रहे, ये सॉल्व कीजिएगा। और सिंपल किसके टर्म पे आएगा, मास और जी के टर्म पे बढ़िया से एक्सप्रेशन आएगा। T2 निकालना होगा तो आप यहां से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। सो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये आपको दिख रहा है M2 इंटू ए आपको यहां से मिल जाएगा, दैट इज M1 माइनस M2G डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। ये ए का वैल्यू आपने लिख दिया, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस M2G। अब फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, T2 का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इस एक्सप्रेशन को आप निकाल लीजिएगा, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। तो हमने ढेर सारा सिचुएशन लेकर के आपको दिखाया कि एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसके रेस्पेक्टिव टेंशन कैसे निकाल सकते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या ब्लॉक पुली के सपोर्ट में एक स्ट्रिंग के हेल्प से किसी सिचुएशन में वो लटक रहा होगा या मूव कर रहा होगा डाउनवर्ड चाहे अपवर्ड, तो इस तरह से हम लोग उन सिचुएशंस को डील करते हैं। ये पूरा क्लास में FBD का बहुत बड़ा रोल रहा। हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे। ढेर सारा सिचुएशंस आपको देने का प्रयास किया और उन सिचुएशंस को हैंडल कैसे करें ये सिखाने का प्रयास किया। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन मैंने पहले से ही बताता हुआ आया, फिर बता रहे हैं। जैसे कि ये जो मास दिख रहा है यहाँ पर वैल्यूज दिया हुआ रहेगा कि ये 2 kg है, ये 5 kg है, ये 10 kg है। आपको बोलेगा इनका एक्सेलरेशन कितना होगा और इन स्ट्रिंग्स में टेंशन कितना होगा। तो क्या फॉर्मूला रट्टा मार के जाना है? कभी नहीं, फॉर्मूला नहीं रटना है।
फॉर्मूला रटिएगा तो सवाल तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप कितने फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, कोई स्टैंडर्ड सिचुएशन थोड़ी है, इसमें बदलाव ला सकते हैं। अभी इधर एक और मास लगा देंगे ऐसे करके तो फिर चेंज हो जाएगा। सिचुएशन के साथ खेलने सिखाया गया। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट या सजेशन है इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।